इसमें 30 न्यूटन दिया है, इसका मैक्सिमम टेंशन कितना, तो यहां भी 30 न्यूटन हो जाएगा। तो अब ये कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है, कुछ एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो इस पर जब फोर्स निकालेगी तो ये टी डैश -30 माइनस इसका अपना वेट 5g, 5 है ये कि 2 है, ए का मास 5 है ना, हाँ, बराबर ये हो जाएगा 5a। जब इसका बात करेगी इस मंकी का, इस मंकी का 30 माइनस 3g बराबर 3a, नहीं 2g। तो यहां से a का वैल्यू तो निकल रहा है 20 हुआ ना, 30 माइनस 20 कितना 10, 2, हाँ सॉरी, तो 30 माइनस 20 10 हो गया, 10/2 5, यानी a का वैल्यू 5 आ गया। अब आप इसमें डाल दो a का वैल्यू को, तो टी डैश कितना, इसलिए टी डैश बराबर ये कितना 50 80 ना, उधर जाएगा 25 कितना, तो ये हुआ मैक्सिमम टेंशन और ये हुआ मिनिमम टेंशन। तो मिनिमम टेंशन कब, जब ये सिस्टम पूरा रेस्ट में हो, और यदि एक्सेलरेट करेगा तो टेंशन मैक्सिमम धागा पर, समझी, बोल तो रहा है क्लाइंबिंग अप। यदि तो रेस्ट नहीं मानो, रेस्ट मत मानो, कांस्टेंट वेलोसिटी मानो। क्या क्लाइंबिंग अप बोला है ना, ये तो नहीं ना बोला कि कैसे, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी कि विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये तो नहीं बोला था। तो हम तो दोनों केस लेंगे। यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो एक्सेलरेशन 0, तो तब टेंशन 70 न्यूटन, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा तो 105 न्यूटन। और ये 37 तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है कि शुरू में ये बंदर अपना चेहरा आईना में देख रहा था, तो एनी टाइम ये बंदर अपना चेहरा आईना में देखेगा, क्योंकि जितना ये ऊपर चढ़ेगा बंदर उतने ही रस्सी नीचे आएगा, तो इधर से आईना भी उतने ही ऊपर चढ़ जाएगा। तो हमेशा अपना चेहरा देखते रहेगा, चढ़ के देखना नहीं है ऐसा करके। चलो इधर देखो, 19 नंबर देखो, मतलब इसको सुना करें, 19 नंबर करें हम लोग। आज इसको खत्म करना है, आज कल से वो बुक चलेंगे, हो गया ना। देखो, द फोर्स ऑफ buoyancy exerted by atmosphere on a balloon is B in upward direction and remain constant। एक बैलून है, इस पर buoyancy force, एटमॉस्फेरिक buoyancy force लगाता है, जो ऑलवेज ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, चाहे ये बैलून नीचे जाए या ऊपर जाए, ये buoyancy force ऑलवेज ऊपर लगेगा, और ये कांस्टेंट फोर्स है, ये एक कांस्टेंट। ये सब पढ़ेंगे हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स जब पढ़ेंगे, तो वहां पर बुआयंसी कहाँ के बारे में, हाँ, तो वहां पर पढ़ा जाएगा इसको। बस ये ध्यान रखो, बैलून नीचे जाए ऊपर, ये एक फोर्स है जो एटमॉस्फेयर के द्वारा लगता है, जो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में और कांस्टेंट अमाउंट का। अब बोल रहा है द फोर्स ऑफ एयर रेसिस्टेंस ऑन द बैलून एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू इट। The balloon carries a mass m and is found to fall down near the earth surface with constant velocity। इसका मास m है और ये इनिशियली कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ठीक है। इनिशियल इसका m मास का बैलून है और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अब बोल रहा है आपको कि इसमें से कितना मास हटा दोगे काट के इस बैलून में से, कि वो इतने ही वेलोसिटी से, वो इतने ही कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाने लगे। क्या इसमें से कितना मास रिमूव कर दिया जाए कि बैलून स्टार्ट्स मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विथ सेम वेलोसिटी, सेम कांस्टेंट वेलोसिटी। तो मान लो अब मास m डैश है, तो काट के हटाया कितना, रिमूव्ड मास, आंसर कौन मास होगा,
आंसर तो काट के हटाने वाला बांस ना, दैट इज m माइनस m डैश ना आंसर दोगे। m डैश तो रेस्ट मास है, तो रिमूविंग मास कितना होगा m माइनस m डैश। ये बात है, तो सुनो, हाँ सुनिए, ये कैसे निकलेगा m माइनस m डैश। वो देखो, जब बैलून नीचे आ रहा था तो उस समय और फोर्सेस कौन कौन था। एक तो फ्रिक्शन फोर्स, एयर रेसिस्टेंस की बात किया है, एयर रेसिस्टेंस की बात किया है, एक mg, ठीक है। तो इस समय इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, mg माइनस एफ आर माइनस बी बराबर 0, कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो यहां से एफ आर का वैल्यू बी mg बी माइनस mg, ठीक है। अब यहां पर आओ, यहां पर भी बी तो अभी भी ऊपरे लगेगा ना, बुआयंसी फोर्स तो ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में, चाहे बैलून नीचे आवे या ऊपर जाए। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स अब अपोजिट, फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होता है। उतने ही वेलोसिटी से जा रहा है तो फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इतने ही के बराबर रहेगा, खाली डायरेक्शन चेंज होगा। और एक तो अपना वेट m डैश जी, तो यहां का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, b माइनस एफ आर माइनस m डैश जी बराबर 0। तो यहां से एफ आर का वैल्यू कितना, b माइनस m डैश जी होगा। अब दोनों एफ आर को इक्वेट कर दो, तो दोनों एफ आर को इक्वेट करोगे तो एक था b माइनस एम जी बराबर, एक था b माइनस कितना m डैश जी। m डैश को इधर कर लो, नहीं ठीक है, साइन मैंने ना गलती कर रहे हैं, यह गलती हुआ ना, यहां पर एफ आर का वैल्यू एम जी माइनस बी ना, एम जी ये उधर जाएगा तो, और यहां पर बी माइनस, तो यहां पर एम जी माइनस बी बराबर बी माइनस कितना एम डैश जी, ठीक। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना m प्लस m डैश जी बराबर b, 2b। हमको m माइनस m डैश चाहिए ना, यहां से m डैश का वैल्यू निकालो ना, तो m प्लस m डैश बराबर 2b बाई जी, इसीलिए m डैश बराबर कितना 2b बाई जी माइनस m, इसलिए m माइनस m डैश कितना, तो m माइनस 2b बाई जी माइनस m, यानी ये हो गया 2m माइनस 2b बाई जी, आ तो गया 12 नंबर नहीं हुआ। चलो देखो, ऐसा है ना, यहां पर एक दोस्त है जो गड्ढा में गिरा हुआ है, इसको दो दोस्त है जो इसको पुल कर रहा है, ठीक है, सेम फोर्स से पुल्ली लगा हुआ है यहां, जो भी है ये खींच रहा है, दो ठो दोस्त, ठीक, कांस्टेंट फोर्सेस को खींच रहा है। तो बोल रहा है इसमें ये गड्ढा का जो विड्थ है वो d है, ये डिस्टेंस d है, ये विड्थ गड्ढा का। और तो प्रूव करना आपको इसमें पहले कि exerted so that the force exerted by each friend on the rope increases as it moves up। जैसे जैसे ये मूव करेगा, ये दोनों दोस्त जो फोर्स लगा रहा है सेम अमाउंट का लगा रहा है, मान लो टी, क्या टी, ये टी इंक्रीज करेगा जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये h हाइट नीचे था, तो यहां भी टी और यहां भी टी, ये एंगल थीटा, ये भी एंगल उस समय मान लो थीटा, तो इधर क्या होगा 2t cos थीटा, इधर माइनस mg। और जब पुलिंग होता है तो स्लोली, क्या स्लो पुलिंग होता है, धीरे धीरे ऊपर आता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। स्लो मोशन में वेलोसिटी, स्लो मोशन में वेलोसिटी इसका कांस्टेंट मानेंगे,
वेलोसिटी कांस्टेंट माना जाएगा, इसलिए एक्सेलरेशन क्या मानोगे 0। तो आ गया t का वैल्यू यहां से आ जा रहा है कितना mg/2 cos थीटा। अब देखो जैसे ये ऊपर जाएगा ये थीटा तो इंक्रीज करेगा ना, फैलेगा ना ये, थीटा इंक्रीज करेगा एज द मैन राइजेज अप, एज द मैन राइजेज अप थीटा इंक्रीजेज, और थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा डिक्रीजेज। ये ना होता है, कॉस में क्या होता है थीटा बढ़ाओगे तो कॉस थीटा घटता है। कॉस 0 डिग्री पर 1 है लेकिन कॉस 45 पर 1 से कम हो जाता है। और जब डिनोमिनेटर डिक्रीजेस तो रेशियो इंक्रीजेस ना, इसलिए टी इंक्रीजेस, तो ये प्रूव हो गया। और एक और बात है इसमें, आप टी फाइंड करें कब, जब ये डेप्थ एच हो। हाँ वो अच्छा वो भी कर दे रहे हैं। और फिर टी भी, फिर एक और बात है, टी फाइंड कीजिए जब ये कितना डेप्थ नीचे हो, एच डेप्थ, तो उस समय का कॉस निकाल लो ना, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये तो √h² + d²/4 ना, इसका वैल्यू कितना h² + d²/4, ये आधा d/2 ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू डाल दो। तो एट डेप्थ h t बराबर हो जाएगा तुमको mg/2 cos थीटा का वैल्यू डाल दो, बेस कितना है h ना, h/√d²/4 + h²। देखो हम लोग का क्या आदत है, सारे फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लाना, और बॉडी रेस्ट में है तो सभी को बैलेंस करवाना है। हो गया। देखो ये सीलिंग है और एक बड्डी, एक धागा है ये, फिर एक और धागा है यहाँ पर, एक बड्डी है बस, और ये एक एंगल अलग अलग है, ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है। बॉडी का मास m, तो फाइंड करना है इसमें टेंशन, ये T1 इस धागा का टेंशन एंड इस धागा का टेंशन फाइंड करना है। इसका टेंशन रिप्रेजेंट किया गया T1 से, इसका T2 से। तो बॉडी तो रेस्ट में है ना, बॉडी रेस्ट में, तो आप क्या करोगे, आप एक पहले ये डायरेक्शन लो, तो ये एंगल कितना, अच्छा छोड़ दो इसको, इसका एक कंपोनेंट इधर T2 cos बीटा, इधर T2 sin बीटा। अच्छा T1 का इधर एक का कंपोनेंट कितना, T1 sin अल्फा, इधर T1 cos अल्फा, और इधर एक mg। तो ये बॉडी ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, मतलब इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स के बराबर। तो उधर कितना हुआ, T1 sin अल्फा, हाँ T1 sin अल्फा प्लस T2 sin बीटा बराबर क्या करेगी, mg से इक्वेट करोगी, इधर क्या करेगी, T1 cos अल्फा को इक्वेट करेगी किससे, T2 cos बीटा से। तो यहां से T2 का वैल्यू T1 के टर्म्स में निकाल के इसमें डाल दो, क्या T2 बराबर हो गया तुमको T1 cos अल्फा बाई cos बीटा। अब इस T2 को यहां पर पुट कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, नहीं निकल जाएगा T1 का वैल्यू। हाँ तो देखो ना, T1 sin अल्फा प्लस T2 का वैल्यू डाल रही है कितना, T1 cos अल्फा बाई cos बीटा बराबर इधर कितना m इंटू साइन बीटा भी है, इंटू साइन बीटा भी है, और इधर बराबर mg। तो T1 कॉमन कर लो,
ये हो गया तुमको साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, एलसीएम ले लेना इसका, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा बाई कॉस बीटा बराबर mg। नहीं समझी? इसको समझी? एलसीएम लिए, ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है ना ट्रिगोनोमेट्री में, क्या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है ये, बराबर mg। तो आ गया t1 का वैल्यू, t1 बराबर mg कॉस बीटा बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। नहीं है इतना आंसर इस टाइप से, ठीक तो है? t1 का वैल्यू क्या मैथमेटिक्स अजीब, तो क्या ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं पता? चलो हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। हाँ बताइए। नहीं बनाओ सब, मिटावे, उतर 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 उतर, हो गया क्या? कोई और पूछ, अभी क्या क्यों हम रुके थे? अच्छा सुनो, ये वाला जो छोड़े थे हम लोग, ऐसा था सुनिए, यहां से यहां तक तो एक सिंगल धागा है, इसमें टेंशन टी, तो यहां भी टी, यहां भी टी, और ये एक अलग धागा है तो इसमें टी डैश, तो यहां भी टी डैश। अब ये ब्लॉक मान लो नीचे आ रहा है ए एक्सेशन से, तो ये पुल्ली भी नहीं, नहीं ठीक है। इसका एक्सेलेरेशन यदि ए डैश है तो इस पुल्ली का भी ए डैश होगा, क्योंकि ये पुल्ली और ये ब्लॉक ना एक धागा से कनेक्टेड है। क्या ये पुल्ली और ये ब्लॉक एक धागा से कनेक्टेड है, तो ये दोनों का एक्सेलेरेशन सेम रहेगा। और एक्सेलेरेशन में रिलेशन निकालने जाएगी तुम, वहीं पर फंस रही होगी इसकी जगह। तो चलो ए लिया, नहीं तो गलती हुआ ना, ये ए डैश लिए थे, इसका ए डैश, ठीक है। किसका एक्सेलेरेशन? जो दोनों एक धागा से अटैच हो ना, ई पुल्ली इस धागा से अटैच थोड़ी है, खाली उसके ऊपर से पास किया है ना, अटैच नहीं है वो। और एक्सेलेरेशन में रिलेशन में क्या करेगी? ये मान लो सुनो, ये पुल्ली यदि 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है तो इधरों से 1 सेंटीमीटर कमेगा धागा का लंबाई, इधरों से 1 सेंटीमीटर, इधर 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। ये 1 चला तो ये 2 चला, यानी इसका एक्सेलेरेशन 2 गुना होगा इसके एक्सेलेरेशन का, यानी ए विल बी इक्वल टू 2a डैश। फिगर बना लो फिर हो जाएगा। वो सब भी कर दें, देखो नहीं बात रही। हाँ ऐसे ही करना है, वहां भी एक्सेलेरेशन में रिलेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए। चलो फ्रिक्शन स्टार्ट करें ना, तब फिर डीसी पांडे में, क्योंकि उसमें तो मिक्स्ड होगा सब न्यूमेरिकल, फ्रिक्शन और वाला सब।